बच्चों, अभी तक मैंने आपको सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताया। आज आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी, कुछ पृष्ठभूमि बताऊंगी कि किस तरीके से मुगल काल की स्थापत्य कला का विकास हुआ। आपको मैंने सल्तनत काल में बताया था कि प्रारंभ में समन्वय नहीं हुआ था और सुंदरता भी नहीं थी, लेकिन कालांतर में स्थापत्य कला में समन्वय देखने को मिला। लेकिन इसका एक अच्छा विस्तृत और कुशल रूप हमें मुगल काल में देखने को मिलता है। लेकिन प्रारंभ में बच्चों में स्पष्ट कर दूं कि मध्य एशिया से जब मुगल आए तो वो ईरानी शैली अपने साथ लाए थे, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वो रच बस गई, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति प्रारंभ से ही एक विविधता में एकता का परिचय देती है। उससे फारसी और हिंदी शैली से एक नव्य मुगल शैली का विकास हुआ। और जो मुगल शैली थी वो प्रारंभ में बिल्कुल सिंपल थी, स्थापत्य कला बिल्कुल सिंपल थी। धीरे धीरे उसमें रंग बिरंगे पत्थर और रंगे पत्थरों से भवनों को अलंकृत किया जाना प्रारंभ हो गया और भारतीय विविधता को मुगलों द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। आपको ज्ञात है कि प्रारंभ में बाबर आए। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त करके और बाद में राणा साहब को खानवा के युद्ध में परास्त करके भारत में मुगल वंश के स्थायी नींव रखी। और उस स्थायी नींव के बाद 1526 से 30 उसको बहुत कम समय मिला, 4 साल का समय मिला, जिसमें उसने अपनी कला का विकास करने का प्रारंभ किया, लेकिन उतना विकास वो नहीं कर सका। आपको पता है कि औरंगजेब ने स्थापत्य कला को उतना विकसित नहीं किया। मुगल वैसे इन जनरल जो बात मैं इस लेक्चर में बताना चाह रही हूँ कि मुगल काल की स्थापत्य कला की विशेषता जो थी, गोल गुंबद, पतले स्तंभ, सीधी ऊंची मीनारें, विशाल द्वार। मुगल यहाँ आने से पहले सीधी सीधी इमारत के शौकीन थे। वे रंग बिरंगे पत्थर और रंगों से अपने भवनों को अलंकृत नहीं करते थे। मुगल कालीन बहुत सी इमारतें इस ढंग की होती प्राप्त हुई हैं, जैसा कि फर्ग्यूसन ने लिखा है कि मुगलों की भवन निर्माण कला शैली विदेशी थी, परंतु दूसरी ओर हेवेल की यह धारणा है कि मुगलों की कला देशी और विदेशी शैली का उत्तम सम्मिश्रण है। इसका तात्पर्य है कि भारत में विदेशी तत्वों को अपने में आत्मसात करने की अपूर्व शक्ति है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी विविधता में एकता, वो हमें स्थापत्य कला हो चाहे चित्रकला हो सभी में देखने को मिला। यदि हम विभिन्न मुगलों के समय की इमारतें देखें तो इसकी रचना में उत्तरोत्तर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि सत्यता यह है कि स्थापत्य कला ने मुस्लिम कला को निस्संदेह प्रभावित किया। अब बाबर को कम समय मिला, लेकिन फिर भी बाबर ने सीकरी, बयाना, धौलपुर, आगरा में कई इमारतें बनवाई, परंतु उससे भारतीय स्थापत्य कला अच्छी नहीं लगी। इस पर ग्वालियर के मानसिंह और विक्रमादित्य द्वारा निर्मित महलों ने उसे अवश्य प्रभावित किया। इन जनरल बाबर को भारत की इमारतों ने प्रभावित नहीं किया। हुमायूं की बनाई फतेहाबाद की मस्जिद फेमस है और मकबरा बाद उसका अप्रिशिएट किया जाता है, पसंद किया जाता है। वास्तव में भवन निर्माण कला का शौक अगर वास्तविक अर्थ में हमें देखने को मिलता है तो अकबर के समय से मिलता है। अकबर को की अकबरनामा और आईन अकबरी, जिसमें अबुल फजल ने लिखा है, उसकी प्रशंसा की, बुरी बुरी प्रशंसा की, उसको भवन निर्माण करने का, स्थापत्य कला का शौक था उसे, इसीलिए उसे राष्ट्रीय शासक का, न केवल स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, उसने उत्तर से दक्षिण तक राज्य को विस्तृत किया, राष्ट्रीय शासक के रूप में वो स्थापित हुआ। तो उसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है स्थापत्य के संदर्भ में कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई, अपने मस्तिष्क व हृदय की रचना से पत्थर और मिट्टी की पोशाक बनाई। उसने आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी में विविध इमारतें बनवाई जो आज भी उसके कला प्रेम का परिचय देती हैं।
कहा जाता है कि एक सैनिक अभियान से लौटते हुए अकबर सीकरी रुका। आगरा के पास शहर है सीकरी, जहाँ सीकरी, खानवा को भी सीकरी कहा जाता है, जहाँ जहाँ राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। वो मैदान सीकरी का मैदान है। वहाँ झील है जो अब सूख गई है, और 3 तरफ परकोटा है, और मोती झील है वो अब सूख गई है। और 6 मील की परिधि में ये नगर अकबर के द्वारा ही बसाया हुआ है, क्योंकि जब अकबर सैनिक अभियान से लौट रहा था तो सीकरी में रुका, और शेख सलीम चिश्ती के उससे दर्शन हुए और उसकी मुराद पुत्र रत्न की पूरी हुई। तब उसने यहाँ इस नगर को बसाने में और विस्तृत करने में अपना अच्छा योगदान दिया। और इसकी सीकरी की परिधि 6 मील की है, 3 और परकोटा है, और मोती झील है जो अब सूख गई है। और फर्ग्यूसन लिखता है कि आगे भी उसने फतेहपुर सीकरी को डेवलप करने में किस तरीके से योगदान दिया, वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगी। तो आपको एक इंट्रोडक्शन पता चल गया कि मुगल काल में भी मिश्रित मुगल शैली का विकास हुआ, जिसमें ईरानी और हिंदू कला का सुखद सुंदर सम्मिश्रण इमारतों के रूप में स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब कोई भी दिक्कत हो इंट्रोडक्शन में तो मुझसे आप सीधे संपर्क करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो तो मैं आपकी समस्या हल करने के लिए किसी भी समय मौजूद हूँ। धन्यवाद।